टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशंस और कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है ना। उन थ्योरीज में क्या क्या होता है, किस तरीके से हम लोग काम में लेते हैं अप्रोक्सीमेशंस, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा पेन गायब हो गया, रुको एक मिनट। ओके, सो सबसे पहले जो हम काम में लेंगे वो होगी NFE। NFE का मतलब होता है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन और नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जो भी आप इसको नाम देना चाहो वो बताएं। बाकी इसका नाम क्या है, NFE है। और सीधी सी बात ये है कि ये अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि इस तरह की थ्योरी से एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ही इसमें निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं। ये होगा उसके नाम से मिल रहा है ना, नियरली फ्री, मतलब ये कंप्लीटली फ्री नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। इस थ्योरी में जो क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन है, जो क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा है, उसको नियरली फ्री मानते हैं। ठीक है ना, नियरली फ्री। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको देखते हैं क्या होता है ये। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, बेचारी ये सुपर कंडक्टिविटी स्लाइड ही काम आती है अपने बार बारी। तो हेडिंग दो आप लोग, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब NFE अप्रोक्सीमेशन, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती है तो वहां पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता है, वहां पे हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। क्वांटम में भी आती है, आप लोगों ने प्रीवियस में पढ़ी होगी, वेरिएशनल प्रिंसिपल, पर्टर्बेशन थ्योरी और WKB अप्रोक्सीमेशन, ये सब अप्रोक्सीमेशन कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रॉन को नियरली फ्री मानना पड़ता है, मतलब एग्जैक्ट फ्री तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, बट ये नियरली फ्री मान के इसको काम करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर आए थे वो क्या थे, 2009 में आया था एक क्वेश्चन, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, डिस्कस NFE मॉडल, डिस्कस NFE मॉडल, इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रो एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड, कैसे इसमें बैंड बनते हैं उसका आपको डिस्कशन करना है। एक और क्वेश्चन आया था 2016 में आया था ये। ठीक है, डिस्कस NFE अप्रोक्सीमेशन, डिस्कस NFE approximation for a one dimensional lattice, for a one dimensional lattice। ठीक है, इसके लिए आपको डिस्कस करना है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बनता है ये। और एक और आया था 2019 में, बट मुझे पता नहीं वो क्वेश्चन क्या था, आया था बट 2019 में भी आया था। ये वो पार्ट है जहां से एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनता ही बनता है आपके, या तो 10 नंबर का बनेगा मिनिमम, या फिर 20 नंबर का बनेगा। इस पार्ट में तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे, NFE, TBA और टाइड बाइंडिंग, टाइड बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन और स्यूडो पोटेंशियल मेथड। अब ये बड़े बड़े हैं थोड़े से, इसलिए 2 दिन में पूरे होंगे अपने। आधा पार्ट आज पढ़ेंगे, आधा पार्ट कल पढ़ेंगे, वरना एक साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। पहले आप लोग रिवाइज करके आना इस पहले वाले पार्ट को, तब जाके आपको अगला वाला पार्ट समझ में आएगा। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है और कुछ मैथमेटिकल पार्ट होता है। तो थ्योरेटिकल वाला पार्ट आज हम पढ़ लेंगे, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लाइन टू लाइन काम करेंगे, वन बाय वन समझेंगे क्या होता है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग।
देखो इसके नाम से आपको लग रहा है पता कि ये NFE नियरली फ्री है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस थ्योरी में अप्रोक्सीमेटली फ्री होगा, कंप्लीटली फ्री नहीं होगा। और वो आप जानते भी हो क्रिस्टल पोटेंशियल है, तो क्रिस्टल पोटेंशियल में ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फ्री हो भी नहीं पाता। सो इन NFE अप्रोक्सीमेशन, आज तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, बस मैथमेटिकल कल करेंगे। इन NFE approximation the crystal potential is assumed to be very weak, is assumed to be वेरी वीक। देखो ये थ्योरी ये बोलती है कि क्रिस्टल में पोटेंशियल है, ये बात सही है, WKB को भी ये सही मानता है और ब्लॉक को भी सही मानता है ये बात। सॉरी WKB क्या, सॉरी क्या नाम है उसका, केपी मॉडल, उसको भी सही बोलता है और ब्लॉक को भी सही बोलता है। बट वो ये बोलता है कि जो पोटेंशियल है क्रिस्टल के अंदर वो है बट बहुत वीक है। तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि इसके अकॉर्डिंग वीक पोटेंशियल होता है, तभी तो वो फ्री होता है इलेक्ट्रॉन, उसका नाम ही फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए वो फ्री मानता है इलेक्ट्रॉन को, वेरी वीक इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में, तभी तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन तभी तो भाग पा रहा है क्योंकि उसके पास में वीक पोटेंशियल है। ठीक है, इसका मतलब ये है अंडर दीज कंडीशंस, अंडर these conditions allowed band will be broad, allowed band will be broad, broad मतलब चौड़े होते हैं। ऑब्वियस सी बात है चौड़े इसलिए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो उनकी पाए जाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। पोटेंशियल वीक है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे ना अपने को, इसलिए अलाउड बैंड का रीजन बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड द फोरबिडन बैंड्स आर नैरो, एंड और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसे फोरबिडन बैंड बोलते हैं। बट ऐसी जगह बहुत कम होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है बहुत ज्यादा है हर जगह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में वेलोसिटी है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत कम मानते हैं, ऐसा मानता है ये अप्रोक्सीमेशन। होता क्या है वो अलग बात है, बाकी ये अप्रोक्सीमेशन है। दीज सर्कमटेंसेस, दीज circumstances are never be perfectly realized, are never be perfectly realized in actual crystal, in actual crystal। अब इस थ्योरी की जो बातें हैं ये एक्चुअल क्रिस्टल में दिखाई देती नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ब्लॉक और केपी मॉडल बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर थे। बिकॉज क्रिस्टल हैज़ पीरियोडिक पोटेंशियल, क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये बात पहले प्रूफ हो चुकी थी कि क्रिस्टल के पास में क्या है, पीरियोडिक पोटेंशियल है। इसका मतलब जितने उसके पास अलाउड बैंड है उतने ही उसके पास फॉरबिडन बैंड है। आपको डायग्राम भी दिखाया था मैंने, डायग्राम ऐसा होता है ना यूं यूं करके लाइक, तो आप देखो जितना बड़ा अलाउड बैंड है उतना ही बड़ा फॉरबिडन बैंड है। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहा है ये कि फॉरबिडन वीक होते हैं और अलाउड ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल क्रिस्टल में इसकी बातें थोड़ी सी ध्यान देने वाली नहीं है, पर आपके सिलेबस में इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, भले ही ये सारी बातें एक्चुअल क्रिस्टल से मैच कर रही हो चाहे नहीं कर रही हो, लाइक दिस। ठीक है, तो बात ये है
पेन कलर तो बेटा ब्लैक के ऊपर व्हाइट तो जमता है ना, प्लेन कलर सपना। ब्लैक के ऊपर पिंक डाल लूं क्या? आपको कौन सा अच्छा लगता है कलर? आज तो सपना की पसंद का कलर पढ़ेंगे अपन। क्यों सपना? ऑनलाइन? हाँ तो बताओ मुझे कौन सा कलर यूज में लूं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हें देखो कलर के ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। तुम लोग इधर देखो कलर के ऑप्शंस। मेरे पास कितने कलर्स हैं? मेरे पास इतने कलर्स हैं। ठीक है। तुम्हें एक बार रफ में ले जाता हूँ, फिर रफ में ले जाके तुम्हें कलर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। इधर आ जाओ रफ में। एक तो कलर नंबर 1, सबसे पहले तो वाइट है। ये ग्रे है। दिस इज द ग्रे। दिस इज द वाइट। डार्क के ऊपर डार्क तो जमता नहीं है वैसे भी। इतने बढ़िया बढ़िया कलर है देखो। सो मेनी ऑप्शंस। आज तो मैं कलर दिखाई दूं पूरे, कि मेरे पास कितने कलरफुल स्लाइड्स हैं। मैंने भी कभी इतने कलर यूज किए नहीं है। वैसे पिंक कलर अच्छा दिख रहा है, और ये हल्दी वाला कलर भी अच्छा है। दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। अब बताओ भाई, तुम्हें इन कलर्स में से कौन कौन से ऑप्शंस जम रहे हैं? देखो नॉमिनीज निकालूं मैं तो एक तो ये कलर नॉमिनी में आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये होगा, और एक ये होगा, और एक ये होगा। इतने ही कलर ढंग के हैं बस। अब तुम्हें कौन सा पसंद है सब? एक काम करेंगे। एक काम करेंगे, एक एक दिन एक एक कलर ले लेंगे तुम्हारे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है। सो क्रिस्टल हैज पीरियोडिक पोटेंशियल। क्रिस्टल हैड पीरियोडिक पोटेंशियल। यही बात थी ना, कि उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है ना वो पीरियोडिक होता है, मतलब रिपीट होता है पोटेंशियल। बिकॉज पोटेंशियल ऑलवेज गोज टू इनफाइनाइट एंड। बिकॉज potential goes to infinite ends। और पोटेंशियल जो है ना बहुत आगे तक जाता है इन द आयन कोर। इन द आयन कोर। और ये बात भी सही है कि पोटेंशियल जो है ना पीरियोडिक होता है, और वो पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि थोड़े समय तक रहेगा, वो पोटेंशियल बहुत दूर तक रहता है आयन कोर में। ठीक है ना? जब पोटेंशियल बहुत दूर तक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को हर जगह पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे हो सकता है? समस्या तो ये है। ठीक है ना? आयन कोर। बट फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बट फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बट फॉर द outermost electron in many simple metals in many simple metals
including the alkali metals, including alkali metals. The requirement are made fairly. The requirement are made fairly. नॉर्मल सी बात है, ये बात आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फटाफट से दूर हो जाते हैं क्रिस्टल से, है ना। तो ऐसा होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ना वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए सही साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इस वजह से। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल पर आप देखो, जैसे मान लो कोई भी एक ले लो कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का ले लो, 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 2s2 तो उसका फुल्ली है ना, भरा हुआ है, वहां तो इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी है। केवल इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ है, बाहर की तरफ है, आउटर मोस्ट में है, वहां पर होते कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट इनर होता है, बस कुछ पार्ट आउटर होता है जो फ्री होता है। इसका मतलब हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन जो है ना वो कुछ ही पार्ट में लागू होता है बस। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल is affected by periodic potential. Periodic potential. Thus, the effect of periodic potential. Thus, the effect of periodic potential is to produce certain is to produce certain wave vector wave vector। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीरियडिक पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ वेव वेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा वेव वेक्टर जो बहुत कम होता है, क्योंकि पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट कैसे करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट कैसे करेगा। तो इस तरह का वेव वेक्टर होता है जिसमें प्रोपोगेशन की संभावनाएं बहुत कम होती है, ठीक है। वेव वेक्टर के वेक्टर फॉर विच द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रोपोगेट, फॉर विच द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रोपोगेट इन क्रिस्टल। नाउ अब देखो, मान लीजिए हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है करता ही है कहीं ना कहीं तो, और जब वो करता है तो वहां पर अलाउड बैंड होता है, और जो पहला अलाउड बैंड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे फर्स्ट विलवान जोन बोलते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट विलवान जोन से। सो लेट, अब लड़कियों वाला कलर आ गया भाई, पिंक। लेट द फर्स्ट विलवान जोन, लेट द फर्स्ट विलवान जोन, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, और वहां पर आपके पास में k इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस पाई बाई है। सपोज फर्स्ट विलवान जोन में आपके पास में k कितना है, प्लस माइनस पाई बाई जो होता ही है। द फर्स्ट रिफ्लेक्शन अकर, the first reflection occur
द फर्स्ट रिफ्लेक्शन अकर at these values of k at these values of k मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर ये पोटेंशियल आ गया, मतलब यहाँ से इन बाउंड्रीज पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इन के की वैल्यूज पर क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन, द वेव फंक्शन representing the electron are not traveling wave, क्योंकि ट्रेवलिंग वेव के पास में रुकावटें नहीं होती है ना, बट ये जो वेव है ना, इसके पास में बाउंड्री है, रुकावटें है, रिफ्लेक्शन है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं है, उनके पास कोई ना कोई सी बाउंडेशन है। दे आर स्टैंडिंग वेव, ये बात अब आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टैंडिंग वेव का, मैंने आपको समझाया भी था एक बार। दे आर स्टैंडिंग वेव मतलब जैसे मान लो ऐसे रस्सियां होती है ना, ऐसे दो हाथों में रस्सी पकड़ लो और ऐसे झटकारो रस्सी को, है ना, ये मान लो दो एंड है, यहाँ पे रस्सी बांध दी आपने, और इस रस्सी को जैसे आप झटकारते हो, झटकाने मतलब उसमें से वेव बनती है रस्सी के अंदर, फिर वेव दूसरे हाथ पे जाएगी, फिर वहां से टकरा के फिर आएगी, फिर टकरा के फिर आएगी, फिर टकरा के फिर आएगी। तो ऐसी वेव जिनकी एनर्जी दो एंड के बीच में कन्फाइंड होती है, बाहर नहीं निकल पाती है, और उन तरह की वेव में रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट होता है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वेव सुपर इम्पोज होके एक नई वेव का निर्माण करती है, जिसे स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है, so they are standing wave made up of the waves made up of the waves मतलब ऐसी वेव होती है स्टैंडिंग वेव जिसमें रिफ्लेक्शन वेव भी होती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और इंसिडेंट वेव भी होती है, तो उनका सुपर पोजिशन होता है स्टैंडिंग वेव। मेड अप ऑफ द वेव्स विच which travels to the right and left, to the right मतलब राइट का मतलब इंसिडेंट वेव, एंड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब रिफ्लेक्टेड वेव, इस तरीके से। ठीक है ना, अब आगे देखो, इसमें ऐसा होगा जैसे मान लो, सो देर आर टू वेव्स, इसका मतलब अब इस तरह की वेव दो तरह की वेव होगी, सो देर आर टू वेव्स। ठीक है ना, जिसमें एक तो होगी साइन प्लस, हो सकता है शायद जो आपकी इंसिडेंट वेव हो, इंसिडेंट का मतलब है जो प्लस एक्स में जा रही है, ये प्लस एक्स वाली वेव है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड का मतलब जो आने वाली वेव है जो माइनस एक्स में जा रही है, दोनों सेम फेज में हो। अगर दोनों सेम फेज में होगी तो दोनों सुपर इम्पोज होकर जुड़ जाएगी, और इस तरह का वेव फंक्शन इस तरह का होगा जैसे मान लो कोस वाला फंक्शन है, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। और अगर मान लो जाने वाली वेव और आने वाली वेव दोनों ऑपोजिट फेस में हो, ये भी पॉसिबल है, तो ये घट जाएगी, और इसको अगर आप लिखते हो तो हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आयोटा, ये थीटा लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा एक्स, तो ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन के एक्स नॉर्मली। ठीक है, अब अगर मैं इस वेव का एक वेव स्ट्रक्चर फॉर्म करूं, तो वेव स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, देखो इधर आपको वेव स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिखाते हैं।
ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते थोड़े से, ये लो। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने ये जो वेव का प्रोपगेशन ये बनाया है फर्स्ट विलवान जोन के लिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक मान लीजिए फर्स्ट विलवान जोन है। ठीक है, विलवान जोन जो है वो के की वैल्यू पर डिसाइड होता है, और हम जो वेव स्ट्रक्चर बनाते हैं वो डिस्पर्जन कर्व बनाते हैं, हमेशा याद रखना। डिस्पर्जन कर्व में क्या होता है, के वर्सेस ओमेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन कर्व। सो दिस इज द ओमेगा, दिस इज द के बाउंड्री। अब के की हम लोगों ने दो बाउंड्री ली हुई है। पहली बाउंड्री तो ली हुई है अपन ने प्लस पाई बाई ए, और दूसरी बाउंड्री माइनस पाई बाई ए। इसी के बीच में स्टैंडिंग वेव्स बनेगी आपकी, मतलब रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट। तो देखिए, इधर मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो दोनों वेव सुपर इम्पोज हो गई, सुपर इम्पोज हो गई तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उस वेव का। तो नॉर्मली हम जो वेव बनाएंगे ना सुपर पोजिशन वाली, उसमें पहली वेव इस तरह की बना लेते हैं, मान लो लाइक दिस। ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, बढ़ रहा है ना, यहाँ पे मैक्सिमम है 0 पर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये साइन प्लस वाली वेव है, क्योंकि सुपर इम्पोज होकर इसने एम्पलीट्यूड को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि दोनों वेव सेम फेज में है, और सेम फेज में तो ऑब्वियस बात है एम्पलीट्यूड तो बढ़ना ही है उसका। ठीक है, दूसरी वेव बनाओ जिसमें एम्पलीट्यूड उल्टा हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो कैसे होगा कम, स्टार्टिंग इसकी उल्टी होगी। जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, मिनिमम है तो मैक्सिमम है। तो जब पहली वेव मैक्सिमम है तो दूसरी मिनिमम। दिस इज द सेकंड वेव। देखो अब इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है ना, दिस इज द साइन माइनस। ऐसे बनाते रहो बस, जब वो मैक्सिमम तो ये मिनिमम, और ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, लाइक दिस। ठीक है, अब अगर मैं इसका पोटेंशियल कर्व बनाऊं तो इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वेल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर तो कोई खास नहीं है, बट फिर भी बना लो। ठीक है, अगर नेगेटिव में, एक्चुअली में क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी है। ऊपर की तरफ तो क्या है, साइन वेव फंक्शन है। नेगेटिव में तो इसका कोई इतना रोल है नहीं, बट फिर भी आप लोग बना लो, बुक में दिया हुआ था तो कि अगर नेगेटिव एक्सिस पे आएंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। दोनों वेव का सुपर पोजिशन होके इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ठीक है, ये जो पहली वेव है डॉटेड लाइन ग्रीन कलर की, ये तो साइन माइनस को बता रही है आपकी, और ये जो पिंक कलर की लाइन है ये आपको साइन प्लस बताएगी। सो द प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। सो you can write here, so probability density is always constant. सॉरी, ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, अगर एक चीज मैक्सिमम जा रही है तो दूसरी अपने आप उस समय मिनिमम हो जाएगी, साइन प्लस साइन माइनस से। तो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो इफ P is the probability density, P is the probability
डेंसिटी, देन यू कैन राइट, क्वांटम में आप लिखते हो ना वेव फंक्शन का मोड का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे साइन स्टार अगर आप करते हो किसी भी वेव फंक्शन का, माइनस वाले का करो चाहे प्लस वाले का करो, चलो प्लस वाले का साइन स्टार करो तो माइनस आएगा, और साइन क्या हो जाएगा, आयोटा के एक्स। प्लस वाले का जो है साइन स्टार क्या होगा, माइनस आयोटा के एक्स, और नॉर्मल साइन क्या हो जाएगा। तो दिस विल बी ऑलवेज वन, दैट इज द कांस्टेंट। सो फॉर स्टैंडिंग वेव, psi plus and psi minus are the possible wave vectors, wave function. Possible wave functions. पॉसिबल वेव फंक्शन, पॉसिबल की स्पेलिंग सही कर लेना भाई, पॉसिबल में डबल एस आता है। पॉसिबल वेव फंक्शंस corresponding to probability density and corresponding probability density corresponding probability। अब देखो दो तरह के फंक्शन हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिए थे, एक तो साइन वाला था एक कोस वाला था। तो दोनों के लिए अगर बात की जाएगी साइन प्लस की स्क्वायर की, तो 4 कोस स्क्वायर के एक्स, और साइन माइनस की बात की जाएगी तो 4 साइन स्क्वायर। तुम लोग ऐसे मत समझना कि साइन माइनस में तो आयोटा आ रहा था तो फिर माइनस क्यों नहीं हुआ, तुम लोग ना कुछ भी समझ सकते हो। इसका जब आप साइन माइनस स्टार निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस स्टार मल्टीप्लाई विद साइन माइनस, दैट मीन साइन माइनस स्टार क्या हो जाएगा, 2 आयोटा साइन के मल्टीप्लाई विद 2 आयोटा साइन के। तो आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो, साइन प्लस एंड साइन माइनस आर द solution of standing waves। And this difference between and difference between them and difference between these two potential energy, these two potential एनर्जी, मतलब साइन प्लस वाली पोटेंशियल एनर्जी और साइन माइनस की एनर्जी, उनके बीच में गैप जो होता है ना, या डिफरेंस जो होता है, उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप। ठीक है, ये हम लोगों ने शायद कर्व बनाया था तब भी पढ़ा था, एक बार मैंने आपको एक कर्व बनवाया था, याद है आपको, एक कर्व बनवाया था जिसमें मैंने, चलो अभी बनवा दूंगा मैं आपको, याद आ जाएगा। द एनर्जी इज लोवर्ड बाय द एनर्जी इज लोवर्ड बाय, मतलब कम हो जाती है किसकी वजह से, साइन माइनस की वजह से, एंड राइज्ड बाय, और बढ़ जाती है किसकी वजह से, साइन प्लस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सुपर पोजिशन ऐसा हो रहा है साइन प्लस में कि दोनों सेम फेज में है, तो बढ़ेगी सही एनर्जी। रिप्रेजेंट द एनर्जी गैप, और ये कम और ज्यादा होना क्या बताएगा आपको, कि कहीं ना कहीं बीच में गैप भी होगा। रिप्रेजेंट द
एनर्जी गैप, ठीक है, या फिर बिटवीन दीज टू सॉल्यूशंस, बिटवीन टू सॉल्यूशंस at k is equal to pi by a और at k is equal to -5। किसी पर भी बाउंड्री पर ले लो आप, उन दोनों बाउंड्री पर दोनों के बीच डिफरेंस हो जाएगा वो। एंड दस दीज गिव्स द एंड दस these give the splitting of ek curve, splitting of ek curve। अब वो ek कर्व मतलब डिस्पर्जन कर्व जो हमने बनाया था ना पहले, उसके बीच में जो स्प्लिटिंग आती है ना, वो एनएफई ने इस तरह समझाया जो अपन ने आज पढ़ा, ठीक है। अब वो कर्व आप लोग बना लेना। देखो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, वो कर्व क्या था। वो कर्व ये था, ये कर्व था वो ek कर्व, वो अपन ने पहले बना रखा है, तो आप लोग बना लेना उसको, मैं नहीं बनवा रहा। मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको, वो वाला कर्व था अपने पास। जैसे यहाँ पे ये था, फटाफट देख लो, ये के की वैल्यूज थी, है ना। यहाँ पर था अपने पास पाई अपॉन डी साइन थीटा, 2 पाई अपॉन डी साइन थीटा एंड सो ऑन, यही था ना। -पाई अपॉन डी साइन थीटा, -2 पाई अपॉन डी साइन थीटा, यही था। ये बनाया हुआ है अपन ने कर्व, तो आप बना लेना इसको, ये वाला कर्व याद हो तो। इस तरह का कर्व था। फिर मैंने आपको ये बनवाया था, यहाँ बीच में गैप आता है ना। फिर बाद में ऐसे बनता है, फिर यहाँ गैप आता है, फिर यहाँ पे ऐसे बनता है, लाइक दिस। तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग बना चुके हैं इस कर्व को, ये आप बना लेना। बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अलाउड रीजन होता है, यहाँ पर फॉरबिडन होता है, ठीक है ना, फिर अलाउड होता है। तो इस तरह से एक कर्व बनता है, डिस्पर्जन कर्व, जिसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी आपको, ये देखो ऊपर पढ़ लो एक बार। एक बार स्टार्टिंग से स्लाइड देख लो आप। आज का मैटर इतना ही है, कल अपन पढ़ेंगे इसके आगे का मैथमेटिकल एनालिसिस, ये तो थ्योरेटिकल था पूरा। तो एनएफई के बारे में शुरुआत से एक बार देख लो। ठीक है, चलिए अब